Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the chapter Physical Education and Sports for CWSN। इसकी easy explanation मैं आपको देने वाला हूं जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो www.eklavyastudypoint.com जो कि हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए डिसेबिलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लगभग हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई डिसेबिलिटी जरूर होती है। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस हैज फेस्ड टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट, यानी कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपने डेली टास्क को कभी कभार नहीं कर पाते। ये कभी कभार टेम्पररी हो सकता है तो बहुत लोगों के साथ परमानेंट हो सकता है। यानी कि मान लो किसी का अगर पैर टूट जाता है कोई एक्सीडेंट में, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो कुछ टाइम के लिए उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। वो टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है जो कि वो रिकवर होने के बाद ठीक हो जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट डिसेबिलिटी कोई आ जाती है, कोई इंपेयरमेंट आ जाती है, जिससे कि उनको काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज का एक्सपीरियंस करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में, जो उनकी बॉडी की फंक्शनिंग होती है उसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, और अच्छे से समझते हैं हम क्या है। तो देखिए डिफरेंटली एबल्ड, आपने ये जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि मतलब रिजर्व फॉर डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, कुछ ऐसा आपने सीट्स भी देखी होंगी रिजर्व्ड होती हैं मेट्रो वगैरह के अंदर भी। सो द फ्रेज डिफरेंटली एबल्ड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1980s। ठीक है, ये वर्ड जो है डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, ये 1980s में आया था। ठीक है, और पहले जिस वर्ड को हम डिसेबल्ड कहते थे या हैंडीकैप वर्ड यूज करते थे, उसको रिप्लेस करते हुए अब हमारे साथ जो वर्ड है, ठीक है, जो आज की लाइफ में वो है डिफरेंटली एबल्ड, ज्यादातर जो हम यूज करते हैं। सो ऑन द ग्राउंड्स दैट इट गिव अ मोर पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी एंड टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो डिफरेंटली एबल्ड ये थोड़ा सा मतलब सही मैसेज देता है। वहीं अगर हम देखें कि हैंडीकैप किसी को कहना, डिसेबल्ड कहना, ब्लाइंड कहना, ये सही चीजें नहीं होती है, ये कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है। सो डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, अब ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। डिसेबिलिटी तो आपने समझ ली कि मतलब आपको कोई वो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। लेकिन अब ये डिसऑर्डर क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों सेपरेट टर्म्स हैं। ठीक है, और ये मतलब दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। डिसेबिलिटी वेदर इट इज अ फिजिकल और मेंटल इज परमानेंट इन नेचर। ज्यादातर डिसेबिलिटीज परमानेंट ही होती हैं, पर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो टेम्परेरी भी होते हैं। ठीक है, बहुत से डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डिसेबिलिटी इज अंडरस्टूड एज अ कंडीशन दैट प्रोड्यूसेस अ लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट, यानी कि कोई भी लंबे समय तक अगर आपको इम्पेयरमेंट आती है आपके डेली लाइफ के अंदर, जो भी आप काम करते हैं जैसे कि ईटिंग में, वॉकिंग में, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, ये सब डिसेबिलिटी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो मतलब इन सब में डिसेबिलिटीज आ सकती है। खाना खाने में कोई डिसेबिलिटी आ सकती है आपकी, चलने फिरने में, ठीक है, पैरों से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटीज हो सकती है आपको। और ये जो है डिसेबिलिटी में भी कंजेनिटल और प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये डिसेबिलिटीज आपको जन्मजात हो सकती है, यानी कि बर्थ के टाइम से ही हो सकती है। ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम, आपके जीवन में, आपके लाइफ में कभी डिसेबिलिटी कोई आ सकती है। ठीक है, फिर है इनविजिबल डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसी डिसेबिलिटी जो कि आपको आप नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन वो डिसेबिलिटी उस बंदे में होती है, आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, फिजिकली आपको दिखेगी नहीं लेकिन वो होती है। फिर है टेम्परेरी डिसेबिलिटी, यानी कि जिसकी रिकवरी पॉसिबल होती है। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, पहला है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और तीसरा है फिजिकल डिसेबिलिटी। मैं आपको तीनों के बारे में अच्छे से समझा देता हूं। सो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में क्या होता है कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी दैट इंपैक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्सेस, प्रोसेस और रिमेंबर इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी चीज को एक्सेस करना, कोई प्रोसेसिंग करना, कोई इंफॉर्मेशन को याद रखना, इन सब में आपको अगर दिक्कत आ रही है, बहुत ही ज्यादा, छोटी मोटी दिक्कत नहीं, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो, तो ये हमारी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आती है। एंड ये बहुत से इसके कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई ब्रेन इंजरी आई हो, ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज हुआ हो आपको, ठीक है, और एवन मतलब कोई अगर आपको मेंटल इलनेस है, कोई दिमागी रूप से अगर कोई बीमार है,
तो भी उसको ये दिक्कत आ सकती है। सो दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनविजिबल डिसेबिलिटी। ये ऐसी डिसेबिलिटी है जो आपको दिखेगी नहीं किसी को भी। अगर मान लो कोई दिमागी रूप से पागल है या कुछ भी उसको ऐसा दिमाग में कोई इलनेस है, ठीक है, ब्रेन इंजरी है, वो ब्रेन इंजरी आपको बाहर से तो दिखेगी नहीं, वो तो उसकी मेंटल जो भी अंदर जो डिसेबिलिटी है वो उसी को पता होगी ना। हमें तो वो दूर से अगर कोई देखेगा तो वो नॉर्मल बंदा ही दिखेगा, तो वो एक तरीके से इनविजिबल डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है। वहीं अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, मान लो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, वो देख सकते हैं हम, वो विजिबल डिसेबिलिटी है। समझ में आ रहा होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स होती हैं, जो हमारे दिमागी जो हम सोच विचार बिहेवियर जो हमारा होता है उसमें ये इम्पेयरमेंट आती है। एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मींस आपकी कोई भी मतलब इंटेलेक्चुअल लोग क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा दिमागदार होते हैं, अच्छी खासे नॉलेज वाले होते हैं। सो इंटेलेक्चुअलिटी यही होती है कि आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो चीजों को, आपका बिहेवियर अडेप्टिव है, ठीक है, सोशल आपकी जो स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छी हैं। लेकिन जिसको ये डिसेबिलिटी आ जाती है उसकी ये सारी ही चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर। ये ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसमें आपकी जो फंक्शनिंग होती है इंटेलेक्चुअल वो पूरी तरीके से अफेक्ट होती है, और जो आपका बिहेवियर होता है वो भी पूरी तरीके से अफेक्ट होता है। और ये ज्यादातर जो डिसेबिलिटीज हैं वो 18 साल की एज से पहले आती है। इट मीन्स जो आपका आईक्यू लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। सो द नेचर ऑफ दिस डिसेबिलिटी इज ऑल्सो मेंटल, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल वर्ड जो है वो मेंटली ही मतलब मेंटल उससे या कंडीशन से ही जोड़ के देखा जाता है। सो इट इज अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन बोथ पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर, यानी कि कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं हमारे पर्सनल बिहेवियर में एंड हमारे सोशल बिहेवियर में। और क्या होता है, हमारा आईक्यू का जो स्कोर होता है वो काफी कम हो जाता है, चीजों को हम लर्न नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, हम नई सिचुएशंस को अडेप्ट नहीं कर पाते। सो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है फिजिकल डिसेबिलिटी। ये ऐसी डिसेबिलिटी है जो आपको फिजिकली आपको विजिबल होगी, ओके, आप देख सकते हो। अगर कोई मान लो कोई विजुअली इंपेयर्ड कोई बंदा जा रहा है आपके सामने से, तो आपको वो दिखेगा कि उसको कोई दिक्कत है, ओके। ये क्या होती है डिसेबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म का लॉस हो जाता है किसी भी बॉडी पार्ट का, जिससे वो फिजिकली फंक्शनिंग नहीं रहता पार्ट, ठीक है। अ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट परफॉर्म मेनी एक्शंस इंडिपेंडेंटली, वो पूरे हर तरीके का काम नहीं कर पाते। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, अपर और लोअर लिम्ब लॉस, ठीक है, जो अपर और लोअर लिम्ब का लॉस हो सकता है, और पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी हो सकती है, विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी विजुअली इंपेयर्ड का ही एक फोटो है, ठीक है। हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको सुनाई ना देता हो परमानेंटली। कोऑर्डिनेशन के अंदर आपकी डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि आप चीजों को तालमेल नहीं बना पाते हैं। ये आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। अब आगे है इनके कॉजेज क्या हो सकते हैं। कोई भी बंदा डिसेबिलिटी अगर उसको आती है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। मान लो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का लोअर अपर लिम्ब लॉस हो गया है, या कोई भी ऐसी दिक्कत है, किसी को आंखों की रोशनी किसी की चली गई है, ठीक है, आंखों की जो मतलब जो रोशनी होती है वो चली गई है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है। पहला है एक्सीडेंट। देखो एक्सीडेंट में हो सकता है हाथ या पैर चला गया हो, आंख में कुछ ऐसा चला गया हो, कांच वगैरह आ गए हो जिससे वो मतलब आंखों की रोशनी चली गई हो, तो एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर है दूसरा पॉवर्टी। पॉवर्टी जिसके अंदर क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको मजबूरन ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, पुअर सैनिटाइजेशन जहाँ पे होती है, जहाँ पे मतलब बहुत ही एजुकेशन का बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है, पानी साफ नहीं होता, फूड उनको मिलता नहीं अच्छा, तो ऐसे में भी बहुत से डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। और इसके अंदर आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन में यही है कि ढंग से पोषण जो मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते बच्चे को, फिर इसलिए वो डिसेबल हो जाता है। वॉर एक और कारण है कि वॉर में क्या न्यूक्लियर अटैक्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी बॉम्बिंग हुई हो जिसमें किसी का हाथ पैर चला गया हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हिरोशिमा नागासाकी, आप इसका सबसे बढ़िया ये एक एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर या कोई ऐसा प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, उससे भी मतलब अगर जो मतलब निकलेगा, जो लीकेज होगी वो भी बहुत खतरनाक हो सकती है। इलनेस, कोई बीमारी अगर आ जाती है, कोई बीमारी की वजह से भी ये हो सकता है। मेडिसिन एंड इंजेक्शन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आपको सही से सूट ना करती हो, उसकी वजह से कुछ हो सकता है। वैक्सीनेशन, कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जिससे कोई डिसेबिलिटी आ सकती है।
इनहेरिटेड डिसेबिलिटीज, ये क्या होता है? बहुत सी चीजें हमें अपने ग्रैंडफादर्स, फोरफादर्स, फादर, इनसे मिलती है, ठीक है। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो कोई बीमारी की, कोई डिसेबिलिटी की, तो हो सकता है कि कुछ परसेंट चांस होते हैं कि आने वाले बच्चे में भी वो हो सकता है। तो आपको मैंने समझाया अच्छे से कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, कोई वॉर में डिसेबल हो सकता है, कोई एक्सीडेंट से डिसेबल हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर क्या होता है? कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है हमारे ब्रेन में, या हमें कोई ऐसी डिस्टरबेंस आ जाती है, ठीक है, डिस्टरबेंस होती है। ये एक ऐसी इलनेस होती है जो कि हम नॉर्मली किसी काम को फिर नहीं करते, हमारा जो मेंटल फंक्शनिंग होती है वो सही से नहीं होती। और डिसऑर्डर कुड बी डिफाइंड एज, इसको हम एक डेफिनेशन से समझ सकते हैं, अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें एक प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 5 से प्लस सिम्टम्स आते हैं डिसऑर्डर के अंदर, 5-4 तो सिम्टम्स होते ही होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सी दिक्कत आ सकती है आपकी डे टू डे लाइफ में। जो भी आपको काम करना होता है, आपको नेगेटिवली ये चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, अगर आपको कोई डिसऑर्डर होता है। सो अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, यानी कि फिजियोलॉजिकली भी आपको कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, एंड साइकोलॉजिकली भी आपको कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। अब टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, कितने तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, ये बहुत ही बार पूछा जाता है आपके पेपर में। देखो मैं आपको जो भी नोट्स बना के पढ़ा रहा हूं ना, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली शुरू से एंड तक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, यही सब लिखना होता है। सो पहला होता है एडीएचडी, फिर होता है एसपीडी, फिर होता है एएसडी, फिर होता है ओडीडी, फिर होता है ओसीडी। मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, इनकी सारी की फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको लिखना है पेपर में, ठीक है, और आप अगर शॉर्ट में याद करते हो तो आपका ही फायदा है। ज्यादा सबको याद करने बैठोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसके सिम्टम्स भी आप ही को याद करने अंदर से, ठीक है। सीधा याद रखो भाई, एडीएचडी, एसपीडी, एएसडी, ओडीडी, ओसीडी, ठीक है। आपको इसी तरीके से ये डायग्राम जो आपके सामने दिख रहा है आपको याद कर लेना है बस। अब एडीएचडी में जो ये डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, देखो, हाइपर एक्टिविटी एंड एक्सेसिव टॉकिंग। थोड़ी सी एक्टिविटीज हाइपर हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा आप एक्टिविटीज करने लगते हैं अगर किसी को ये होता है। एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज्यादा बोलने लगता है बंदा। बिकम इजीली डिस्ट्रैक्टेड, आराम से कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ट्रबल फोकसिंग, फोकस नहीं हो पाता। वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, अगर आपको मैं कहता हूं कि मेरी तरफ ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, पर अगर आपको ये डिसऑर्डर है आप मेरी तरफ अटेंशन भी नहीं करोगे। फेलिंग टू कंप्लीट टास्क, टास्क को नहीं कर पाता। प्रॉब्लम्स स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ थिंग्स, अपनी चीजों को नहीं संभाल पाता, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता बंदा। मूड स्विंग्स आते हैं, कभी हंसना कभी रोना, खुश रहना। केयरलेसनेस होती है, कोई भी लापरवाही होती है पूरी तरीके से, जिसको ये डिसऑर्डर हो जाए। एंजाइटी अटैक्स आते हैं। स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा एक्सेसिव टॉकिंग करते रहते हैं दिन रात, तो ये एडीएचडी आ जाएगा। इसके कारण क्या हो सकते हैं, कॉजेस? सो जीन्स, यानी कि मतलब आपको हो सकता है कि हेरिडेटरी हो ये डिसऑर्डर, ठीक है, इनहेरिटेंट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमको अपने ही फोर फादर्स या फादर से मिली होती हैं। ब्रेन इंजरी, ठीक है, इनहेरिटेड हो सकता है ये, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। और ब्रेन इंजरी हो सकती है आपको कोई, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर आया हो। लोअर बर्थ वेट, यानी कि आपके बर्थ के समय आपका वेट काफी लो रहा हो, ठीक है, बच्चे का एक वेट होना चाहिए आइडियल 2.5 kg के समथिंग होता है। अगर आप बहुत कम हो वेट में तो आपको ये डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। और एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंट ऑफ फैमिली, फैमिली का एनवायरमेंट कैसा है, उससे भी कोई ना कोई मतलब ये बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद है एसपीडी। एसपीडी डिसऑर्डर जो होता है, इसमें क्या होता है, बम्प्स और पुशिस अदर्स, दूसरों को धक्का देना। ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स टू टाइटली, कोई भी चीज को टाइट पकड़ना। मान लो आप पेंसिल लेके बैठा है कोई बच्चा, बहुत टाइट पकड़ रहा है उसको, बहुत ज्यादा टाइट पकड़ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है किसी काम में, तो ये एक डिसऑर्डर है। फ्रीक्वेंटली ड्रॉप्स थिंग्स और नॉक्स थिंग्स ओवर, लगातार कोई चीजों को गिरा रहा है अगर कोई बच्चा। माउथ्स, लिक्स, च्यूज, सक्स ऑन नॉन फूड आइटम्स, जो खाने की चीजें नहीं है उसको भी खाना, चबाना, चाटना, ठीक है, सक करना, ये सब चीजें भी इस डिसऑर्डर में रहती हैं। क्रेव्स मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइक्स टू स्पिन सेल्फ अराउंड, अपने आप को घुमाते रहना, इधर उधर की मूवमेंट करना, इधर मतलब जो कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता वैसी मूवमेंट करते रहना। सो ये भी एक इसका सिम्टम है। अफ्रेड ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डरना, स्विंग से डरना, स्लाइड से डरना, पुअर बैलेंस, बैलेंस ना बना पाना, ये सब आता है इसके अंदर। इसके कॉजेज क्या है, जेनेटिकली हो सकता है, ठीक है, इनहेरिटेड हो सकती है ये बीमारी या ये डिसऑर्डर। एलर्जिक इश्यूज की वजह से कुछ हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं आपको। सो ये इसके कॉजेज हैं। फिर है एएसडी,
ओके, ये अगला डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद एएसडी डू नॉट एक्वायर गुड सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स अच्छी नहीं होती, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, ऑफन स्टेयर एट अ पर्टिकुलर पर्सन, एक आदमी को घूरते रहना, ऑब्जेक्ट को घूरते रहना, ये डिसऑर्डर में होता है। ओवर एक्साइटेड हो जाना, गेट ओवर एक्साइटेड बाय सर्टेन साउंड्स, ओके। डिलेड लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज नहीं सीख पाते सही से। डिलेड मूवमेंट स्किल्स, चलना फिरना सही से नहीं सीख पाते। अनयूजुअल ईटिंग, सही से ना खाना पीना, सोने की हैबिट्स खराब होना। सो ये सब है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट अगर एबनॉर्मल है तो हो सकता है, बर्थ के टाइम पे वेट कम हो तो हो सकता है, मैटरनल हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, कोई ऐसी आपकी पास हिस्ट्री रही है माता की, ठीक है, आपकी मम्मी की, जिसमें कोई आपको, आपकी मम्मी को वायरल इन्फेक्शंस रहे हो, सो हो सकता है आने वाले बेबी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएं। फिर है ओडीडी, ये नेक्स्ट डिसऑर्डर है। इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा, आर्ग्यूमेंट करना, किसी की भी साथ बदतमीजी करना, दोस्ती तोड़ देना, रिफ्यूजिंग टू डू व्हाट एन एडल्ट आस्क, कोई बड़ा अगर हमें कोई काम कह रहा है तो वो करने से मना कर देना, हमेशा क्वेश्चनिंग करना, रूल्स को ना मानना, ठीक है, डूइंग थिंग्स टू एनॉय, दूसरों को तंग करना, दूसरों को अपसेट करना, ठीक है, एडल्ट्स को भी, इरिटेबल मूड में रहना, हमेशा चिड़चिड़ा रहना, तो ये होता है ओडीडी के अंदर। बहुत ही आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। कॉजेज इसके जेनेटिकली हो सकता है, ये एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, अगर घर का एनवायरनमेंट ऐसा है लड़ाई झगड़े वाला तो बच्चे के ऊपर ही डिसऑर्डर आ सकता है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिर है ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें मिट्टी से डर लगता है, भाई मिट्टी छूने से मतलब डर लगता है। अनवांटेड थॉट्स आते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी दिमाग सोचने लगता है। नीडिंग थिंग्स ऑर्डरली, हर चीज को फिर ऑर्डर से चाहिए होता है, एकदम मतलब लाइन से लगा हुआ सब कुछ इनको चाहिए होता है। अग्रेसिव थॉट्स अबाउट लूजिंग कंट्रोल एंड हार्मिंग योरसेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, मतलब एग्रेसिव होके। रेपिटेडली चेकिंग थिंग्स, लगातार अपनी चीजों को चेक करना, बार बार कंपल्सिव काउंटिंग, बार बार गिनना, ओके। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, यानी कि वही इनहेरिटेड हो सकती है ये चीजें, जेनेटिकली हो सकती हैं। एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, डिप्रेशन की वजह से ये हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, फिजिकल एब्यूज कोई हुई हो उसकी वजह से हो सकता है, ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से हो सकता है, तो ये इसके कुछ कॉजेज हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम किसी फिजिकली कोई इम्पेयर्ड है या कोई डिसेबल्ड पर्सन है उसके साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो वो क्या एटिकेट्स हमारे अंदर होने चाहिए। तो डिसेबिलिटी एटिकेट क्या है, ये एक गाइडलाइंस का सेट होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे हमें अप्रोच करना है एक डिसेबल पर्सन को, ठीक है। सो डिसेबिलिटी एटिकेट रेफर्स टू कम्युनिकेटिंग, जब आप कैसे कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेट करते हो, इंटरेक्ट कैसे करते हो, जो लोग डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं इस दुनिया में उनके साथ आप कितनी रिस्पेक्ट से बात करते हो, ये बताया जाता है इसमें। सो कुछ एटिकेट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला है पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक एटीट्यूड। वन शुड अप्रोच अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स विद पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड। व्हेनेवर यू आर मीटिंग एनी physically disabled person, you should be positive and plus energetic also, okay। approach should be warm and friendly, काफी friendly आपको रहना चाहिए। and one should not show sympathy, ऐसा नहीं कहना चाहिए आप बेचारे हो, मतलब वो हो, मतलब आप हेल्प में हो बहुत ज्यादा, तो ये गलत चीजें होती हैं। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, आपको उनकी डिग्निटी, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी है उसकी। सो टॉक टू देम विद रिस्पेक्ट, अच्छे से बात करनी है ताकि कॉन्फिडेंस उनमें भी आए। नेवर पैट्रोनाइज पीपल हु यूज व्हील चेयर्स बाय पैटिंग देम ऑन द हेड और शोल्डर, किसी का कंधा सर मत थपथपाना, कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए हमें। फिर उसके बाद है डू नॉट शो एक्स्ट्रा अटेंशन और एडिट केयर एज इट में गिव ए फीलिंग ऑफ सिंपैथी। कोई मान लो फिजिकली डिसेबल्ड है, आप उसको बहुत ही ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो उसकी, नहीं नहीं इधर से आ जाओ, नहीं नहीं उधर से आ जाओ, मैं पकड़ के ले जाता हूँ, यार ये उनको गलत फील करवाता है, उनको नॉर्मल से हटके फील होता है, ठीक है। आप एक नॉर्मल आदमी की तरह ही उनसे बिहेव करो, उनको भी अच्छा लगता है, उनको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं चाहिए होती। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पर्सन। आप अगर मान लो कोई रोड पे जा रहे हो, कोई आपको वॉलेंटियर करने को कहता है कि ये मतलब विजुअली इंपेयर्ड है, इसको आप मेट्रो तक छोड़ दीजिए, अब आप उसको छोड़ने जा रहे हो तो आप उससे इतने अननेसेसरी क्वेश्चंस मत करो कि आप कैसे ब्लाइंड हुए, क्या हुआ, क्या भाई इतना मत गुस्सा करो किसी में, ठीक है। ये भी एक एटिकेट है जो हमें बताता है।
फिर है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSM, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं उनके लिए जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी को अरेंज करने जाते हैं तो क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। पहला है मेडिकल चेकअप, हर एक स्टूडेंट का, हर एक बच्चे का अच्छे से मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि कुछ ऐसे क्रिएटिव डिवाइस होने चाहिए, इक्विपमेंट्स और टूल्स होने चाहिए जो हेल्प करें बच्चों को टू हेल्प दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज लाइक बिगर बॉल्स, बड़ी बड़ी बॉल देना उनको, और बॉल्स के साथ बेल लगाना। यानी कि जो आपने अगर देखा होगा कि जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है उसमें क्या होता है कि बॉल में बेल लगी होती है, ठीक है, और जब वो घुंघरू की तरह बजती हुई आती है तो उनको पता चल जाता है हमारी तरफ बॉल आ रही है। तो ये चीजें हो सकती हैं। डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी, जैसी डिसेबिलिटी है किसी स्टूडेंट में, आप एक सेपरेटिव और अडेप्टिव क्लास कुछ कर सकते हो, कुछ गेम्स में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो रूल्स में चेंजेस करके। ओके, कुछ मतलब आप इस तरीके से अगर करते हो तो एक अच्छा मैसेज जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, यानी कि दिस मीन्स मेकिंग अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि जो काफी फ्रेंडली हो। ओके, एंड कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो वो स्पेसिफिक उसकी नीड्स हैं वो उसको पूरी हो उसकी, ठीक है। सोशल स्ट्रेटजीज में क्या है, अलाउ द चाइल्ड टू चूज अ स्पोर्ट शी और ही एंजॉयज, जो स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी किसी को पसंद है वो ही उसको करवाई जाए। इट्स इजियर फॉर चिल्ड्रन टू बी मोटिवेटेड, उनको भी मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी, एंजॉय करेंगे वो। और एट फर्स्ट एनकरेज द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स टू वॉच अदर्स, और पहले आपको इंकरेज करना चाहिए उन लोगों को जो चाइल्ड्स हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ, उनको बताना चाहिए कि दूसरों को आप देखिए। सो लेट द चाइल्ड सी पीपल हैविंग फन एज दे प्ले, वो भी जब देखेंगे कि लोगों को कितना एंजॉय आ रहा है तो वो भी फिर स्टार्ट कर देंगे मतलब खेलना कूदना। और एक इनकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रांसफर टू स्मॉल ग्रुप विद सुपरविजन एंड रिमाइंडर्स, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा इसके अंदर। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा इंटरेस्ट हो बच्चे का उसी के हिसाब से हमें एक्टिविटीज को प्लान करना चाहिए। इस चैप्टर में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।